नमस्कार बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सबसे पहले कि आखिर आप बताओ, आप लोग कभी किसी कार में ट्रैवल किए होंगे, कार या बस में ट्रैवल किए होंगे। जब कार क्या होता है, मुड़ता है। जैसे मैं बताता हूँ, देखो इसे कार है, इसे क्या है, कार है बच्चों, इसे कार है, ये कार जा रहा है, इसके अंदर आप बैठे हुए। तो कार क्या होता है, कार जब जाता है, कार क्या हो रहा है, रोड ऐसे मान लो, रोड ऐसे टर्निंग है, तो कार जब यहाँ से होकर गुजर क्या होगा, जब आप मोड़ में कहीं होते हैं तो आपको क्या लगता है, आपको लगता है कि आप बाहर की ओर, मान लो ऐसे मुड़ रहा है तो आप लगेगा कि आप इधर की ओर, मतलब आप पुश होगा, ऐसा फील होगा कि आप जब जाएंगे, जब मतलब रोड में क्या टर्निंग होता है तो आप बैठे थे अंदर, आपको लगेगा ऐसे बाहर की ओर पुश हो रहा है। तो ऐसा क्यों फील होता है बच्चों, क्योंकि आपकी जो बॉडी की इनर्शिया, वो इनर्शिया मेंटेन रहना चाहती है, क्योंकि जो बॉडी का स्टेट ऑफ मोशन है वो बदलना नहीं चाहता। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनर्शिया बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, इनर्शिया, इसको बोलते हैं इनर्शिया। तो आज हम लोग इनर्शिया के बारे में पढ़ेंगे और फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने वाले बच्चों। तो इनर्शिया क्या होता है, देखो इनर्शिया क्या है बच्चों, कि आप देखो आप क्या हो रहे, सीधे जा रहे थे। इनर्शिया क्या है, मैं लिख देता हूँ पहले, रेसिस्टेंस। इनर्शिया इज रेसिस्टेंस ऑफर्ड टू चेंज, रेसिस्टेंस ऑफर्ड टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। रेस्ट मतलब जो जिस स्टेट ऑफ मोशन में, वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। क्यों रहना चाहता है, क्योंकि वो इनर्शिया बदलना नहीं चाहता बच्चों। क्योंकि जो जिस स्टेट में है, मतलब स्टेट ऑफ मोशन, मतलब स्टेट ऑफ मोशन क्या बताए थे कि कोई ऑब्जेक्ट यदि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना चाहता है। या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कार जा रहा था, कार क्या जा रहा है, कार तो सीधा जा रहा है स्ट्रेट, और उसमें आप बैठे हुए तो आपकी बॉडी भी क्या है, स्ट्रेट जा रही है। लेकिन कार तो मुड़ गया, कार तो मुड़ गया बच्चों, लेकिन आप पे तुरंत तो फोर्स लगता नहीं है, कि आपके पास तो स्टीयरिंग, आपके शरीर में स्टीयरिंग तो नहीं है, स्टीयरिंग कार में है, कार तो मुड़ जाता है। लेकिन आपको आपके ऊपर फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक आप मुड़ नहीं सकते। तो इसीलिए क्या होता है कि आप तो ऐसे सीधा, आप क्या है, आप सीधा जाना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं सीधा, और कार इधर मुड़ जाता है। तो जो साइड वाला वॉल है ये आपको पुश करता है बच्चों, इसीलिए आपको लगता है बाहर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि आप सीधा जाना चाहते हैं और ये कार मुड़ना चाहता है, तो इसीलिए होता है। प्लस अब आपने देखा होगा, जब आप बस में बैठे हो, बस स्टार्ट होने वाला जस्ट, तो बस जैसे स्टार्ट होगा आपको पीछे की ओर धक्का फील होता है। कैसे फील होता है, पीछे की ओर, जैसे बस पीछे, क्योंकि बस में जो आप बैठे हैं तो आपका जो शरीर है वो क्या हो रहा है, बस सीट के साथ आगे पुश होता है, लेकिन ऊपर वाला जो बॉडी है वो तो रेस्ट में रहता है। तो इसमें जब तक फोर्स नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम बाद ये होता है, तो इसीलिए आपको झटका फील होता है। प्लस आपने देखा होगा कि जब आप जैसे आप बस में बैठे हैं और ये जा रहा है, अचानक से जब ब्रेक लेता है कार, गाड़ी या कोई भी, तो आपके आगे, आप आगे की ओर शिफ्ट होते हैं। ऐसा देखा होगा आपने, या बहुत सारे केस आपने देखा होगा जहाँ पर आपको इनर्शिया का फील आया होगा बच्चों। आप एक, ये आपका जो एक्सपेरिमेंट एक होता है, क्या होता है कि एक ग्लास होता है, उसके ऊपर एक पेपर रख देते हैं और उसके ऊपर एक कॉइन रख देते हैं, और आप उस पेपर को, जब जो छोटा सा पेपर रहता है, उस पेपर को ये करेंगे, बाहर करेंगे, तो कॉइन क्या होता है, ग्लास में गिर जाता है। तो ग्लास में क्यों गिरता है, जैसे समझो ऐसे ये ग्लास है, ठीक, ये मेरा क्या है भाई, ये ग्लास है, और इस ग्लास के ऊपर एक छोटा सा पेपर है, और यहाँ पे एक कॉइन रखा हुआ है। अब आप इसको जैसे खींचेंगे तेज़ी से तो क्या होगा, कॉइन नीचे आ जाएगा, क्योंकि कॉइन तो रेस्ट में है, और आप खींच इसको रहे तो इस पर फोर्स लग गया, लेकिन इस पर फोर्स उस तुरंत टाइम में बटा, इसमें क्या, इसमें एक ही चीज़ फोर्स लगा, तो पेपर है, पेपर में फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन तुरंत उतना ऑपरेट नहीं हो पाता है। जैसे आप उसको तेज़ी से खींचेंगे तो ये नीचे आ जाता है। तो ये सब क्यों हो रहा है, इनर्शिया के कारण। ये सब क्यों हो रहा है बच्चों, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन। जो स्टेट ऑफ मोशन होता है उसके लिए रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, कि वो अपना स्टेट को बदलना नहीं चाह रहा है। कब तक नहीं बदलेगा, जब तक कि उसमें एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। और इसको मेजर कैसे होता है बच्चों, इनर्शिया का मेजरमेंट क्या है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया बच्चों, मास इनर्शिया का मेजर है कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसमें इनर्शिया होगा। क्यों होगा सर, समझो एक यहाँ पर रखा हुआ है, एक बहुत बड़ा ब्लॉक है और एक छोटा ब्लॉक है, बताओ किसको मोशन में लाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ और एक छोटा सा पत्थर है, छोटा सा पत्थर को तो थोड़ा सा पुश करने से वो चला जाएगा, और बड़ा पत्थर है तो उसको तो बहुत ज़ोर से धक्का देना पड़ेगा तभी तो मूव होगा। तो
तो जितना ज़्यादा मास होता है उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होता है बच्चों। तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि मास डायरेक्टली इनर्शिया, कि मास जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इनर्शिया। या फिर कोई एक बड़ा ट्रक आ रहा है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना होगा ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भारी। वही एक को बच्चा साइकिल में आ रहा है, उसको आप पकड़ सकते हैं, बट एक ट्रक आ रहा है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है बच्चों। तो मास क्या है, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, ये बात आपको याद रखना है। और इनर्शिया क्या है, रेसिस्टेंस ऑफर टू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ये हो गया इनर्शिया के बारे में बच्चों। अब हम लोग क्या देखेंगे, मोमेंटम क्या होता है बच्चों। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि समझो जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि एक समझो ये कार है और एक ये साइकिल है। ये क्या है, साइकिल, दोनों 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो आपको बताओ कि किसको रोकने के लिए ज़्यादा आपको ये लगेगा, मतलब ज़्यादा आपको किस पे मेहनत करना पड़ेगा। साइकिल को रोकना है जो 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, या कार आ रहा है। तो कार को रोकने के लिए आपको बच्चे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा ताकतवर होना पड़ेगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, उसको मतलब पुश करना पड़ेगा, तभी आप इसको रोक पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा आपको काम करना, मतलब ज़्यादा आपको ताकत लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे कम लगाना पड़ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, कम। और यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है ना, यहाँ पे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि देखो ये है। और एक बात क्या है, जैसे आप देखोगे बुलेट वगैरह, जैसे गोली कोई मारता है, तो बुलेट क्या होता है, देखोगे बंदूक से जो गोली निकलता है, वो गोली का मास तो बहुत कम होता है, पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। कितनी होती है, लगभग मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्स 250 मीटर पर सेकंड मान लो। तो स्पीड यहाँ पे मास तो कम है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा। उससे क्या होता है, किसी आदमी पे लगता है तो उसकी वो छेदा कर देता है, या आदमी की मौत भी हो जाती है। तो क्यों हो जाती है, क्योंकि गोली बड़ा इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, वो छेद कर देता है। कोई भी, या फिर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, तो गोली इसमें मारेगा तो इसको छेदा करके चले जाएगा। तो क्या इसमें इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इम्पैक्ट, या मास तो कम है बट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा, उसके कारण इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऐसा क्या चीज़ हम लोग डिफाइन करें जिससे कि हमको एक मोटा मोटा आइडिया लगे किसमें ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट, ऐसा चीज़ है किसमें ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो इसको हम लोग एक टर्म दिया गया, क्या नाम उसका, उसी का मोमेंटम नाम। एक मोमेंटम टर्म डिफाइन करते हैं जिससे ये पता चले कि किसमें ज़्यादा मतलब किसमें ज़्यादा काम करना, किसमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा रोकने के लिए, या किसमें ज़्यादा मतलब लाना है मोशन तो कितना ज़्यादा उसमें फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों, ऐसा समझ सकते। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंटम। तो मोमेंटम को अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोमेंटम आया है वो मैथमेटिक्स से आया है बच्चों। मोमेंटम क्या है, एक मैथमेटिकल फार्मूला ही है, और मतलब फिजिक्स का टर्म है, लेकिन वो एज ए मैथमेटिकल क्वान्टिटी ही हो जाता। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम को पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चा, पी से। पी इक्वल क्या होता है, एम इंटू वी, और मास, और वी क्या है, मैं लिख देता हूँ, वी इज वेलोसिटी, वी इज वेलोसिटी, पी इज मोमेंटम। सबसे पहले किसने दिया मोमेंटम बच्चों, न्यूटन ने ही बताया था कि पी इक्वल एम इंटू वी हम लोग मोमेंटम डिफाइन करते हैं। तो ये मोमेंटम होता है, वी वेलोसिटी हो रही है, तो मोमेंटम कैसा हो गया, पी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, लिख देता हूँ। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। पी क्या हो गया, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया, क्योंकि इसमें वेलोसिटी बच्चों, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, खुद ही वेक्टर है, दोनों का प्रोडक्ट ये। उसका डायरेक्शन क्या होता है, लिख देता हूँ, डायरेक्शन ऑफ पी इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मतलब कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन मोमेंटम का होने वाला बच्चों। ये बात याद रखना कि मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। जैसे का ऑब्जेक्ट यहाँ पे इधर की ओर जा रहा है, इसका मान लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इसकी मास कितने बच्चों, 2 kg, तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2 × 2, ये हो जाएगा 4, और इसका यूनिट क्या होगा, kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड ऐसा होगा, ठीक। तो ये होगा kg मीटर पर सेकंड। तो इसकी यही होता है मोमेंटम का यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकंड, ये आपको याद रखना है। इसका यूनिट भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट kg मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है, ये याद रखना।
इसका यूनिट ये हो रही है वेक्टर क्वांटिटी बच्चों। इससे मोमेंटम का क्या एक मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये मास इंटू वेलोसिटी। जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है, ये बात आपको याद रखनी है। और मोमेंटम को डिफिनेशन है ये, और यही आपको याद रखना है। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, बस इसका यूनिट होता है ये। यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड बच्चों। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, मोमेंटम इसीलिए बता रहा है क्योंकि हम लोग को अब न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में बात करना है। तो सेकेंड लॉ बात करने से पहले एक बार फिर से मैं फर्स्ट लॉ को याद दिलाता हूँ। अगर फर्स्ट लॉ क्या था बच्चों, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जब ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, मैं फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ अभी, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी से इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता है कि उस पर जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, पहला बात ये, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, या नहीं तो एक तो क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट ही नहीं कर रहा है किसी से, मतलब अपना मस्त अकेला कहीं पड़ा हुआ है तो वो आइसोलेटेड हो गया, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है कि उस पर फोर्स लग रहा है बट अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, नेट फोर्स जीरो। दो केस हो सकता है, ये हो सकता है या फिर और एफ नेट बोलते हैं, मतलब इस पर अनबैलेंस फोर्स जीरो है। तो दोनों ही केस में क्या होने वाला है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ बताता है कि आखिर उस पर जब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो वो अपना स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलने वाला है। फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा, या नहीं तो वो रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा। ये बोलता है मेरा फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, जब ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या नहीं तो लग रहा है तो उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है। ये हो पहला कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक। और सेकेंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, सेकेंड लॉ बोलता है आखिर जब उस पर फोर्स लग रहा है तब क्या होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ये बता रहा है कि आखिर अब फोर्स लगने वाला है, कि जब फोर्स लगता है तो आखिर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने वाला हो। तो जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उससे क्या होता है कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है। उसमें क्या होता है, एक एक्सेलरेशन आता है बच्चों। और वो एक्सेलरेशन क्या होता है नहीं होता है ये हम लोग लिखने वाले। तो मैं न्यूटन सेकेंड लॉ का स्टैंडर्ड जो स्टेटमेंट है वो लिखने वाला हूँ, और उसके बाद फिर उस पर थोड़ी बातें करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ का जो डिफिनेशन वो मैंने लिखा है, जो उसका न्यूटन सेकंड लॉ है वो मैंने लिखा है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एंड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। ये क्या लिखा मैंने इन द डायरेक्शन। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है बच्चों कि आखिर जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है, जब फोर्स नहीं लगता है तो फर्स्ट लॉ से हम बता देते हैं कि उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, उसका जो स्टेट ऑफ मोशन है वो नहीं बदलेगा। लेकिन सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है, जब उस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो आखिर उसमें क्या होता है, उसके मोमेंटम में बदलाव आता है। तो उसका मोमेंटम बच्चों, मोमेंटम चेंज होगा। तो चेंज होने से क्या है, रेट ऑफ चेंज निकाले। यहाँ पे टाइम के हिसाब से आखिर जो हम लोग फोर्स का मेजरमेंट हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, जब मोमेंटम चेंज होता है, फोर्स लगने से मोमेंटम चेंज होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल। और जो रेट ऑफ मोमेंटम क्या बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है। तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन क्या होगी, वही लिखा हुआ है, इस डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। तो जो मोमेंटम का चेंज हो रहा है वो उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो मैं मैथमेटिकली लिख के दिखा रहा हूँ आखिर यहाँ कहना क्या चाह रहा है। जैसे कि ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इस पर अभी सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और कोई नहीं। क्या लग रहा है, एक फोर्स F। तो यही इसका, इस सिस्टम पे यही अभी अनबैलेंस फोर्स है बच्चों, ठीक। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या लिख लेते हैं, इसका भी वेलोसिटी v1 है। तो इनिशियल मोमेंटम होगा mv, ठीक, इसका भी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं कि ये v1 है, ठीक। इतनी बात हो गई। दूसरी बात क्या बोली जा रही है कि बाद में जब फोर्स लगता है कुछ समय बाद इसका मोमेंटम क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी v2 हो गया। तो p2 मेरा क्या हो गया, mv2 हो गया बच्चों, ठीक। तो चेंज कितना होगा, चेंज होगा डेल्टा p लिख देते हैं, p2 माइनस p1, p फाइनल ये है, तो mv2 माइनस mv1 ये हो गया हमारा डेल्टा p, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। अब क्या वाला रेट ऑफ चेंज मोमेंटम, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, mv2 माइनस v1 इसके प्रोपोर्शनल है। ऐसे लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या है, v2 माइनस v1 बाय दिस। अब यहाँ देखो ध्यान से, प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाते हैं बच्चों।
ये सब आपको पहले से पता है। यहाँ के एम v2 माइनस v1 और v क्या f क्या बच्चों कि डायरेक्ट पोजिटिव रेट ऑफ चेंज। तो यहाँ तक टाइम भी आएगा, एक टाइम आएगा बच्चों कि कितना टाइम में चेंज हुआ है। फोर्स तो लग रहा है लेकिन कितना टाइम तक फोर्स लगा, कितना टाइम तक लगा है, t टाइम तक हम मान लेते हैं। तो यह v2 माइनस v1 अपॉन t होगा, तभी तो रेट ऑफ चेंज होगा। ये तो सिर्फ चेंज हुआ, लेकिन रेट के लिए टाइम से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी टाइम से डिवाइड करेंगे बच्चों। और टाइम से जब v2 माइनस v1 क्या, यहाँ पे देखो ध्यान से कि v2 माइनस v1 बाय टाइम, ये क्या होता है, ये क्या बताए थे बच्चों कि वेलोसिटी जब चेंज होता है टाइम में तो क्या होता है, ये एक्सेलरेशन होता है। इसी को तो एक्सेलरेशन हम लोग पढ़े थे। इसको क्या पढ़े थे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि कितना वेलोसिटी चेंज हो गया, इनिशियल जा रहा है v1 से, बाद में हो गया v2, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ कितने टाइम में, t में। तो उसको हम लोग क्या लिखे थे, एक्सेलरेशन। ये मैंने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में बता चुका डिटेल से कि एक्सेलरेशन होगा v2 माइनस v1। तो f इक्वल टू क्या हो गया, k m